हम सब जानते हैं कि हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा हो या एक विशाल बरगद का पेड़, कोशिकाओं से बनी होती हैं। पर कभी ये सोचा है कि ये अरबों खरबों कोशिकाएं बस एक दूसरे के ऊपर पड़ी नहीं रहती? कैसे ये एक होकर, संगठित होकर एक चलती फिरती सांस लेती हुई जटिल मशीन बनाती है? ये सिर्फ कोशिकाओं का ढेर नहीं है, ये तो एक बेहद व्यवस्थित शहर है। बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल इसी शहर के मोहल्लों यानी ऊतकों के बारे में है। आपके भेजे गए इन नोट्स और रिसर्च के आधार पर हम कोशिकाओं से एक कदम आगे बढ़ेंगे। जी। हमारा मिशन है ये समझना कि ये ऊतक असल में हैं क्या, और क्यों एक पेड़ को बनाने वाले ऊतक और एक इंसान को बनाने वाले ऊतक एक दूसरे से इतने अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने स्कूल में टिश्यू शब्द सुना है, पर असल में इसका जैविक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं का गुच्छा है? गुच्छे से कहीं ज्यादा। ऊतक असल में कोशिकाओं की एक चैंपियन टीम है, जहां हर कोशिका का एक खास काम होता है। एक खास काम? हाँ, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जिनकी बनावट और काम दोनों एक जैसे होते हैं और ये एक साथ मिलकर एक बड़ा लक्ष्य पूरा करती हैं। इसे कहते हैं श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, ये श्रम विभाजन वाली बात मुझे इन नोट्स में बहुत अच्छी लगी। ये ऐसा है जैसे एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स सिर्फ नट बोल्ट कसते हैं, सही। कुछ पेंटिंग करते हैं और कुछ क्वालिटी चेक। कोई भी सारे काम नहीं करता, पर सब मिलकर गाड़ी बना देते हैं। बिल्कुल। हमारे शरीर में भी तो ऐसा ही है ना? मसल्स की कोशिकाएं सिर्फ सिकुड़ने और फैलने पर ध्यान देती हैं। नर्व कोशिकाएं सिर्फ सिग्नल भेजती हैं। और खून तो एक डिलीवरी सर्विस की तरह है। हाँ, बिल्कुल। और पौधों में भी यही होता है। वहां पानी और खाने को ऊपर नीचे ले जाने के लिए खास पाइपलाइन बनी है, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से होता है, दक्षता, मतलब एफिशिएंसी। जी। जब एक कोशिका एक ही काम पर फोकस करती है तो वो उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाती है। खून, फ्लोएम, मसल्स, ये सब इस विशेषज्ञता के शानदार उदाहरण हैं। यहीं पर इन लेखों में एक बहुत बुनियादी सवाल उठाया गया है। क्या पौधे और जानवर एक ही तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ऊतकों से बने हैं? पहली नजर में लगता है कि हाँ, क्यों नहीं, दोनों जिंदा हैं, दोनों कोशिकाओं से बने हैं। पर जवाब इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और जवाब छिपा है उनकी जीवन शैली में। आप बस एक अंतर के बारे में सोचिए। पौधे स्थिर होते हैं, वो हिल नहीं सकते। बिल्कुल, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ जानवर, वो हमेशा हरकत में रहते हैं। खाने, रहने, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें घूमना ही पड़ता है। और इस एक अकेले अंतर ने सब कुछ बदल दिया। जी, दोनों के शरीर की पूरी इंजीनियरिंग ही बदल दी। मतलब पौधों को सीधा खड़ा रहना है, हवा तूफान झेलना है, तो उन्हें मजबूत सहारे की जरूरत है। और इन नोट्स को पढ़ते हुए मुझे एक बात कमाल की लगी। क्या? कि पौधे इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। हाँ, उनके ज्यादातर सहारा देने वाली कोशिकाएं असल में मृत होती हैं। ये तो जीनियस है। मतलब पौधे एक बार ऊर्जा लगाकर अपना ढांचा बनाते हैं और फिर उन कोशिकाओं को मरने देते हैं। नतीजा, एक मजबूत टिकाऊ ढांचा, जिसे जिंदा रखने के लिए लगातार ऊर्जा और खाने पीने की जरूरत नहीं है। वाह, ये प्रकृति के सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग में से एक है। कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मजबूती। बिल्कुल। वहीं जानवरों को देखें तो उन्हें हरकत करनी है, जिसके लिए ऊर्जा चाहिए। इसलिए हमारे ज्यादातर ऊतक जिंदा हैं, क्योंकि उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। सही। एक और बड़ा फर्क है बढ़ने के तरीके में। पौधों में ग्रोथ कुछ खास जगहों पर ही होती है, जैसे जड़ और तने की नोक पर, और इस जिंदगी भर चलती रहती है। अच्छा। जबकि जानवरों में ग्रोथ पूरे शरीर में एक साथ होती है और एक उम्र के बाद रुक जाती है। तो कुल मिलाके ये जैसा काम वैसा शरीर का एक क्लासिक केस है। एक स्थिर पौधे का ब्लूप्रिंट एक गतिशील जानवर के ब्लूप्रिंट से एकदम अलग होना ही था। ठीक है, तो पहले पौधों की इस शानदार इंजीनियरिंग को समझते हैं। इन दस्तावेजों के हिसाब से पौधों में मोटे तौर पर दो तरह के ऊतक होते हैं। एक वो जो पौधे का ग्रोथ इंजन है, और दूसरे वो जो ग्रेजुएट होके कोई खास नौकरी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। ये ग्रोथ इंजन वाले ऊतक विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाते हैं। आप इन्हें पौधों की दुनिया के स्टेम सेल समझ सकते हैं। स्टेम सेल? जी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लगातार विभाजित होते रहना और पौधे को बढ़ाते रहना। और इस बात को साबित करने के लिए यहाँ एक बड़ा सरल सा प्रयोग बताया गया है, प्याज की जड़ वाला। हाँ, वो क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। अगर आप 2 प्याज उगाएं और एक की जड़ की नोक काट दे, तो उसकी जड़ें बढ़ना बंद कर देंगी।
ये दिखाता है कि ग्रोथ पूरे पौधे में नहीं बल्कि कुछ खास पॉइंट्स पर ही होती है। हाँ, और ये ग्रोथ पॉइंट्स कहाँ हैं, इस आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। एक है शीर्षस्थ या एपिकल। एपिकल जो नोक पर होता है। जी, जड़ और तने की नोक पर ये लंबाई बढ़ाता है। फिर है पार्श्व या लैटरल जो तने को मोटा करता है। और तीसरा अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी जो गन्ने जैसी चीजों में गांठों के पास होता है। एक मिनट, यहाँ एक बात लिखी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। ये कहते हैं कि इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होते। मुझे तो लगता था कि वैक्यूल हर पौधे की कोशिका का एक जरूरी हिस्सा है जो उसे कठोरता देता है। ऐसा क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये उनके काम करने के तरीके को समझाता है। वैक्यूल का मुख्य काम क्या है? पानी और भोजन स्टोर करना। बिल्कुल, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं स्टोरेज के बिजनेस में हैं ही नहीं, उनका पूरा ध्यान प्रोडक्शन पर है, नई कोशिकाएं बनाना। अच्छा, तो वो बहुत एक्टिव होती है। बहुत ज्यादा। उनके पास स्टोर करने के लिए फुर्सत ही नहीं है, इसलिए उनमें गाढ़ा साइटोप्लाज्म, पतली दीवारें और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, पर वैक्यूल नहीं। समझ गए। तो ये तो हुई पौधे की ग्रोथ इंजन वाली कोशिकाएं। लेकिन एक बार जब ये विभाजित होना बंद कर देती हैं तो क्या होता है? तब वो एक पक्का काम पकड़ लेती हैं। मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और अब उन्हें एक पक्की नौकरी चाहिए। पौधे के शरीर में इनके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शन है? बहुत अच्छे से समझाया आपने। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें कोशिकाएं एक खास काम के लिए अपना रूप और आकार बदल लेती हैं और स्थायी ऊतक बन जाती हैं। और यहाँ भी 2 रास्ते हैं, सरल नौकरियां और जटिल नौकरियां। हाँ, बिल्कुल। चलिए पहले सरल वाली नौकरियों से शुरू करते हैं। यहाँ 3 नाम दिए गए हैं जो सुनने में बड़े डरावने लगते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नाम भले जटिल हों, काम बहुत सीधे हैं। पैरेन्काइमा सबसे बेसिक और आम ऊतक है। ये जिंदा कोशिकाएं हैं जिनका मुख्य काम पैकिंग करना और खाना स्टोर करना है। पैकिंग और स्टोरेज। जी, लेकिन ये जरूरत पड़ने पर अपना काम बदल भी लेती हैं। अगर इनमें क्लोरोफिल आ जाए तो ये प्रकाश संश्लेषण करने लगती हैं और क्लोरेन्काइमा बन जाती हैं। अच्छा। और अगर ये जलीय पौधों में है तो अपने अंदर हवा भर लेती हैं ताकि पौधा तैर सके, तब ये एरेन्काइमा कहलाती हैं। अरे वाह! तो पैरेन्काइमा पौधे का जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऊतक है। ये जरूरत पड़ने पर खाना स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर फोटोसिंथेसिस करता है और यहाँ तक कि पानी में तैरने में भी मदद करता है। बिल्कुल, ये पौधे का असली मल्टीटास्कर है। कमाल है। अब आते हैं कॉलिन्काइमा पर। ये पौधे को लचीलापन देता है। अच्छा, तो कॉलिन्काइमा ही वो वजह है जिसकी वजह से आंधी में मनी प्लांट की बेल या किसी पौधे की मुलायम टहनी टूटती नहीं, बस झुक जाती है। ये तो पौधे का इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम है। आपने सही पकड़ा। ये जीवित कोशिकाएं हैं जो कोनों पर थोड़ी मोटी होती हैं, जिससे लचीलापन और मजबूती दोनों मिलती है। और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा ये पौधे का बॉडीगार्ड है। इसका काम है पौधे को कठोर और मजबूत बनाना। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और उनकी दीवारें लिग्निन नाम के एक सीमेंट जैसे पदार्थ से मोटी हो जाती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हम सबने देखा है, नारियल का छिलका। जी हाँ, वो जो रेशे होते हैं वो इतने मजबूत इसी स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के वजह से होते हैं। जी हाँ, ये ऊतक पौधे को पत्थर जैसी मजबूती देता है। ये तो हुई सरल ऊतकों की बात, जहां सब कोशिकाएं एक ही तरह की थीं। पर इन नोट्स में जटिल ऊतकों का भी जिक्र है। ये पौधे की प्लम्बिंग और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है ना? हाँ, ये एक बेहतरीन उपमा है। जटिल ऊतक एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी एक टीम होती है जो साथ में एक बड़ा काम करती है। पौधों में ऐसी 2 टीमें हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर संवहन ऊतक कहते हैं। तो जाइलम है वाटर सप्लाई की पाइपलाइन। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पौधे के हर पत्ते तक यानी ऊपर की तरफ पहुंचाना। बिल्कुल। जाइलम की ज्यादातर कोशिकाएं मृत और खोखली होती हैं ताकि वो एक बिना रुकावट वाली पाइप बना सकें, और ये पौधे को सहारा भी देती हैं। और फ्लोएम वो फूड डिलीवरी सर्विस है। सही। फ्लोएम पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां ऊर्जा की जरूरत है, चाहे वो नई पत्तियां हों, फल हों या फिर जड़ें। तो इसका फ्लो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। सही। और जाइलम के उलट फ्लोएम की कोशिकाएं ज्यादातर जिंदा होती हैं। तो जाइलम पानी को सिर्फ ऊपर ले जाता है
और फ्लोएम खाने को हर दिशा में पहुंचाता है। जी, ये दोनों मिलकर पौधे की जीवन रेखा बनाते हैं। पौधों की इंजीनियरिंग तो सच में कमाल की है। एक प्लम्बिंग सिस्टम, सपोर्ट स्ट्रक्चर, सब कुछ। लेकिन ये सब एक स्थिर जीवन के लिए बना है। सही। जब हम अपनी दुनिया यानी जंतु जगत को देखते हैं, जहाँ सब कुछ मूवमेंट और एक्शन पर टिका है, तो यहाँ के बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी पूरी तरह से अलग हो जाती है। हाँ, जंतुओं में 4 मुख्य तरह के ऊतक हैं: एपिथीलियमी, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। आज हम पहले 2 पर गहराई से बात करेंगे। कवरिंग और कनेक्टिंग। जी। तो सबसे पहले है एपिथीलियमी ऊतक। ये तो हमारे शरीर का वॉलपेपर है। हमारी त्वचा, हमारे मुंह के अंदर की परत, पेट, फेफड़े, हर अंग के ऊपर और अंदर इसी की कवरिंग है ना? बिल्कुल। इसका मुख्य काम एक बैरियर, एक दीवार बनाना है, जो शरीर के अलग-अलग सिस्टम को एक दूसरे से अलग रखती है। इसकी कोशिकाएं एक दूसरे से टाइल्स की तरह कसकर जुड़ी होती हैं, ताकि कोई भी चीज बिना इजाजत के आर पार ना जा सके। एकदम सही। और यहाँ भी डिजाइन काम के हिसाब से होता है। मतलब इसे ऐसे सोचें कि शरीर अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तरह की टाइल्स इस्तेमाल करता है। जहां बहुत नाजुक परत चाहिए, जैसे खून की नसों के अंदर, वहां चपटी टाइल्स लगती हैं, शल्की या स्क्वामस, ताकि खून आसानी से बह सके। जी। और जहां रोजाना घिसावट होती है, जैसे हमारी त्वचा पर, वहां इन्हीं चपटी टाइल्स की कई परतें बिछा दी जाती हैं, ताकि ऊपर की परत उतर भी जाए तो नीचे वाली बचा ले। बिल्कुल। इसे स्तरित शल्की कहते हैं। और जहां कुछ सूखने का काम हो, जैसे हमारी आंतों में, वहां लंबी खंबे जैसी टाइल्स लगती हैं, स्तंभाकार या कॉलमनर, ताकि सूखने के लिए ज्यादा सतह मिले। और हमारी सांस की नली में तो इन्हीं खंभों पर छोटे छोटे बाल यानी सिलिया भी लगे होते हैं, जो लगातार हिलते रहते हैं और गंदगी को बाहर धकेलते हैं। अच्छा। और फिर है घन के आकार की टाइल्स, घन आकार, जो किडनी की नलियों में मिलती हैं। जी, वो सहारा देने का काम करती हैं। तो डिजाइन सीधे सीधे काम से जुड़ा है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम शरीर को जोड़ना और पकड़ कर रखना है। सही, लेकिन ये सिर्फ गोंद नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू की सबसे खास पहचान ये है कि इसकी कोशिकाएं एक मैट्रिक्स यानी एक तरह के जेल या तरल पदार्थ में बिखरी होती हैं, कसकर जुड़ी नहीं होती। नहीं। और वो मैट्रिक्स कैसा है, तरल है, ठोस है या रेशेदार, यही तय करता है कि वो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करेगा। और इसके उदाहरण तो हैरान करने वाले हैं। मुझे ये पढ़कर सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ। मतलब मैं कनेक्टिव टिश्यू को हड्डी या गोंद जैसा कुछ सोच रही थी, पर खून। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू की असली परिभाषा दिखाता है। खून की कोशिकाएं लाल, सफेद, प्लेटलेट्स एक तरल मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा में तैरती हैं, और ये शरीर के हर अंग को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और संदेश पहुंचाकर एक दूसरे से जोड़ता है। इसलिए ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कमाल है। फिर आती है हड्डी, जो एक ठोस मैट्रिक्स वाला कनेक्टिव टिश्यू है। जी, इसका मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना है, जो इसे पत्थर जैसी मजबूती देता है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज हड्डी से ज्यादा लचीला है, जैसे आप अपने कान को मोड़ सकती हैं पर हाथ की हड्डी को नहीं। हाँ। उपास्थि का मैट्रिक्स प्रोटीन और शुगर से बना है और ये हमारे जोड़ों को चिकना बनाता है। फिर आते हैं स्नायु और कंडरा, लिगामेंट और टेंडन। और लिगामेंट और टेंडन के बीच का फर्क शायद हर उस इंसान को पता होगा जिसे कभी स्पोर्ट्स में चोट लगी हो। हाँ। एक हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, दूसरा मसल्स को हड्डी से। सही। लिगामेंट में थोड़ा लचीलापन होता है, जबकि टेंडन बहुत मजबूत होते हैं। और आखिर में एरियोलर ऊतक है, जो अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है, एक तरह की पैकिंग का काम करता है। बिल्कुल। तो आप देख सकती हैं, कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ गोंद नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का ढांचा, शॉक एब्जॉर्बर, पैकिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सब कुछ है। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि ऊतक सिर्फ कोशिकाओं का समूह नहीं, बल्कि विशेषज्ञ टीमें हैं। और किसी जीव की जीवन शैली यानी एक स्थिर पौधा बनाम एक गतिशील जानवर, ये तय करती है कि उसके ऊतक कैसे होंगे। बिल्कुल। हमने पौधों के ग्रोथ इंजन यानी विभजोतक और उनके अंदरूनी प्लम्बिंग सिस्टम जाइलम फ्लोएम को समझा। फिर हमने जानवरों की दुनिया में कदम रखा और देखा कि कैसे एपिथीलियम हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच बनाता है, और कैसे संयोजी ऊतक खून से लेकर हड्डी तक कितने अलग अलग तरीकों से शरीर को जोड़कर रखता है। सही।
मैं यहाँ इन नोट्स की एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो पौधों में सरल और जटिल ऊतकों के बीच के फर्क को दिखाती है। सरल ऊतकों में सिर्फ एक ही तरह की कोशिका होती है, जैसे पेरेन्काइमा। जी, जबकि जटिल ऊतकों में जैसे जाइलम और फ्लोएम कई अलग अलग तरह की कोशिकाएं एक साथ मिलकर एक सुव्यवस्थित फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। ये संगठन का एक बहुत ऊंचा स्तर है जो हमें दिखाता है कि जीवन कितना जटिल और सुंदर हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, इन लेखों में बताया गया है कि जैसे जैसे एक पेड़ बूढ़ा होता है उसकी बाहरी छाल यानी एपिडर्मिस कॉर्क में बदल जाती है। ये मृत कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है जिसमें सुबेरिन नाम का एक मोम जैसा पदार्थ भर जाता है जो उसे वाटरप्रूफ बना देता है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि क्या दूसरे जीव भी उम्र के साथ सिर्फ बूढ़े होते हैं या फिर पेड़ों की तरह अपनी जरूरत के हिसाब से अपना पूरा मटेरियल ही बदल लेते हैं, जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के लिए पूरी तरह से नई संरचनाएं बना लेते हैं।